डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डेटा वेयर हाउसिंग। सर जी मैं पहले नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करूंगा, मैं वेयर हाउसिंग की बात करूंगा। नॉर्मलाइजेशन इज़ वन टॉपिक जिसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज वसूल होती हैं कि सर इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, इसको ज़रा तसल्ली से करेंगे। इससे पहले वाली 3-4 बातें बड़ी मज़े की छोटी छोटी हैं, पहले वो करते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है? डेटा को वेयर हाउस में रखना, डेटा का स्टोर रखना। सर जी आप सोचें आप गोदाम में हैं और आपने माल संभाल के रखना है और माल बड़ी तेजी से आ रहा है, तो आप माल को बड़ी तरतीब से इकट्ठा करके संभाल कर रखेंगे ताकि मैं गोदाम में जगह को तरीके से इस्तेमाल करूं, और दूसरा ये कि जो ऑर्डर आए उसके मुताबिक मैं माल निकाल कर देने में भी आसानी हो, जगह भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, उसको ढूंढना भी आसान हो, उसको वापस भेजना भी आसान हो। अच्छा, जिसका बड़ा ज्यादा ऑर्डर होता है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली माल आता जाता है, उसको हमेशा करीब रखा जाता है, रखने में भी आसान, भेजने में भी आसान। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और डेटा को और उस माल को इस तरह रखें कि वो अवेलेबल हो, हर वक्त लोकेट कर सकें, अवेलेबल हो, काबिल इस्तेमाल हो। सर जी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी। अच्छा, आपने माल को तरतीब दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर गोदाम है, जनरल स्टोर है, तो जूस की सारी आइटमें एक तरफ लगी होंगी, और फॉर एग्जाम्पल और क्या चीज़ है, सर्फ सारे एक तरफ लगे होंगे, साबुन सारे एक तरफ लगे होंगे, पेस्ट टूथब्रश सारे एक तरफ लगे होंगे, तरीके से तरतीब से चीज़ को जोड़ा होगा। इसको अब डाटा को भी इस तरह ही जोड़ना होता है अपने डेटाबेस में। पहले अगर डाटा को किस तरह जोड़ा, वो कहता है जी सब्जेक्ट बेस्ड, एचआर का डाटा अलहदा, सेल्स का डाटा अलहदा, परचेज का डाटा अलहदा, प्रोक्योरमेंट का डाटा। सर इंटीग्रेटेड मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा को, मुख्तलिफ कंपनियों का माल होता है, ये ऐसा ही है ना, लेकिन आपने उसको इकट्ठा करना होता है, उसको क्लीन करना होता है और उसको कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लेके आना होता है। सर डाटा वेयर हाउसिंग का मतलब है कि डाटा आपने स्टोर किया है अपने पास, और ये डाटा थोड़ा डाटा नहीं है, बल्कि 5 से 10 साल का डाटा होता है। ये करंट डाटा नहीं होता, बल्कि यार वो वाला डाटा जो करंट होता है वो तो दुकान पे डिस्प्ले पर ही लगा होता है ना, जो पीछे डाटा मौजूद है वो तो ज्यादा बड़ा डाटा है। नॉन वॉलेटाइल ये है कि एक बार जो डाटा आ जाए उसको फिर वो रीड ओनली हो, उसको तब्दील ना किया जा सके। मैं आपको डाटा वेयर हाउसिंग की रियल एग्जांपल दूं। सर जी आप मेरे लैपटॉप जो हार्ड ड्राइव है, अगर मैं उसको आपको दिखाऊं तो आपको हैरत हो और आपको मजा है कि यार स्प्रिंग 17 से लेके आज तक, मिसाल के तौर पे स्प्रिंग 17 से लेके आज तक जितना डाटा है, हर अटेम्प्ट का डाटा मेरे पास सारा सेव पड़ा हुआ। इस सेशन में मैंने क्या, कौन सी किताब थी, मैंने पहली किताब टेक्स्ट का पहला वॉल्यूम स्प्रिंग 17 में शायद निकाला था। तो अब आप देखें स्प्रिंग 17 से लेके आज तक मेरे 14 वॉल्यूम है। ठीक हो गया, डाटा का ये पहला वॉल्यूम है, ऑडिट के 3 वॉल्यूम्स हैं, एडिशंस हैं। और सर समझ आ रहा है वो सारा डाटा किस किस अटेम्प्ट में कौन कौन से टेस्ट लिए, कौन से चेक हुए, कौन सी वीडियोस हैं, कहाँ पर एडिट की, सारा कुछ अपने पास महफूज एक तरतीब से रखा हुआ है। ये डाटा वेयर हाउसिंग ही तो है, ढूंढना बड़ा आसान। सर एक एग्जांपल और ले लेते हैं जरा रंगीन सी। जिस तरह किचन में बर्तन संभाल के रखे जाते हैं, बर्तन को साफ सुथरा करके संभाल के रखने का असल में मकसद ये होता है कि वो बर्तन जब कोई मेहमान आए तो काबिले इस्तेमाल हो, तरतीब से पड़े हुए हो। यही थीम, सारी प्लेट्स एक तरफ, सारे ग्लास एक तरफ, सब्जेक्ट बेस्ड। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सब्जेक्ट वाइज सर जी डाटा को अपने पास रखा जाता है। सर डाटा वेयर हाउसिंग इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द डाटा इन सच अ वे कि वो डाटा क्लीन्ड फॉर्म में हो। क्लीन का क्या मतलब है?
उसके अंदर से खराबियां, गलतियां, मिसिंग, डुप्लीकेशन निकाल के रखे, इस तरह के वो डाटा फौरी तौर पे काबिल इस्तेमाल हो। ये एक टॉपिक था, डाटा वेयर हाउसिंग कवर हो गया। आगे आ गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। वो कहता है छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो बड़ी तेजी से हो रही होती हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो बड़ी तेजी से हो रही होती हैं, उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो बहुत ज्यादा हो, जैसे बैंक की ट्रांजैक्शन है, जैसे ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन है, जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन है। क्या होगा, 50,000 की सेल हुई है, 50,000 से सेल को बढ़ा देंगे, 50,000 से इन्वेंट्री को कम कर देंगे, यस और नो। तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है, कॉम्प्लेक्स नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जिनको रियल टाइम में प्रोसेस करना होता है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के जरिए होती है। रियल टाइम होती है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एड्रेस होता है। और एटॉमिक का मतलब क्या है, अभी पढ़ा है, एटॉमिसिटी। ट्रांजैक्शन सिर्फ तभी होगी जब उसके सारे हिस्से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सर नॉर्मलाइज डेटाबेस स्ट्रक्चर है कि हाईली नॉर्मलाइज होता है, यानी उसमें रेपिटेशन नहीं होती। डेटा इंटेग्रिटी और कॉन्करेंसी, सर जी एट द सेम टाइम 6-6, 8-8 ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी इसको कहते हैं डेटा इंटेग्रिटी कॉन्करेंसी, के आपका सिस्टम अनेबल हो गया एट द सेम टाइम मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सके, हैंडल कर सके, और क्यूरी शॉर्ट होती है, फास्ट होती है। सर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। अच्छा जरा आप देखिएगा, इसकी एग्जांपल है सर बैंकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स, सर एयरलाइन रिजर्वेशन और रिटेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो रियल टाइम डाटा एक्सेस, हाई परफॉर्मेंस, डाटा कंसिस्टेंसी और स्केलेबिलिटी, ये एडवांटेजेस है। सर मैं अभी स्केलेबिलिटी का मतलब है अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो आप ज्यादा सिस्टम लाकर उसको बेहतर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। सर जी अलबत्ता चैलेंजेस की बात करूं तो एनालिटिकल कैपेबिलिटी कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए नहीं बनाई जाती है, और इसके लिए रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। सर ये अभी तक जो मैंने चैप्टर 6 में पढ़ाया उसका क्रक्स इस टेबल में लिखा हुआ है। सर जी एक तरफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये रियल टाइम में होती है, ये स्मॉल होती है, यहाँ पर रेपिटेशन नहीं होती, ऑपरेशंस जो होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, ऐड लेस करना, लेकिन होती बड़ी फास्ट है, सिंपल शॉर्ट है, और एनफोर्स स्ट्रिक्ट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट और प्रोसेसिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स। अगर मैं बात करूं डाटा वेयर हाउसिंग की तो उसमें वो कहता है ये हिस्टोरिक डाटा है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है और रीड ओनली है और लॉन्ग रनिंग क्यूरीज है, फोकस ऑन डाटा कंसिस्टेंसी फॉर एनालिसिस। डाटा कंसिस्टेंसी फॉर एनालिसिस, सर जी डाटा इंटेग्रिटी दोनों केसेस में होती है, लेकिन पिछले 5 साल में ईद में कितनी सेलें हुई हैं, सर ये वाला काम करना है डाटा वेयर हाउसिंग, OOLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ने करना। और बच्चों के एडमिशन आ रहे हैं और धड़ाधड़ लोग एडमिशन करा रहे हैं, ये काम किसने करना है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सर OLAP, सर OLAP, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, और ये OLAP है, ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो सर समझ आ रहा है, ये इस तरह से चलता है। सर ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिस्टम से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्लीन करना, उसको लोड कर देना वेयर हाउस में, इसको कहते हैं ETL। एक्सट्रैक्ट किसको कहते हैं? निकालना, कलेक्ट करना। ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं? क्लीन करना, डुप्लीकेशन खत्म करना, कंसिस्टेंट करना। और लोड क्या कहते हैं? सर अपलोड कर देना वेयर हाउस। यार समझ आ रहा है? सर इसको कहते हैं ETL। और फिर इस बेस पर फिर प्रेजेंटेशन होती हैं,
इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जरूर देख लीजिएगा। बल्कि मैंने आपको बता दिया, बस आप रीड करेंगे तो चैप्टर 6 बहुत आसान है। सर जी, ETL। अब अगली बात है स्कीमाज इन डाटा वेयर हाउस। अच्छा हाँ, ये वाला टॉपिक कीमती है। सर जी, डाटा वेयर हाउस में डाटा पड़ा किस तरह होता है? सर, डाटा वेयर हाउस में डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है डाटा का? एक स्ट्रक्चर पता है क्या है? दरमियान में फैक्ट टेबल, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायमेंशन टेबल। इसका क्या मतलब है? दरमियान में क्या है? फैक्ट टेबल है। असल मिसाल के तौर पे मेरी बात सुनो, मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से निकालना चाहता हूं मेरी प्रोडक्ट बी की सेल कितनी है, तो मैं इसके साथ रिलेट करके निकाल लूंगा। मेरी प्रोडक्ट बी की पिछले हफ्ते की सेल कितनी है, इन दोनों के साथ मिला के निकालूंगा। मेरी प्रोडक्ट बी की पिछले हफ्ते की सेल जो ए एंड कंपनी को की वो कितनी है, मैं इन तीनों के साथ मिला के निकालूंगा। मेरी प्रोडक्ट बी की सेल जो पिछले हफ्ते रफाकत ने की है वो कितनी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी डायमेंशंस हैं, ये सारे पहलू हैं जो कि कवर किए जाते हैं और एक स्टार बन जाता है। इसलिए इस तरतीब को कहते हैं स्टार स्कीमा। सेंटर पे फैक्ट टेबल, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायमेंशन टेबल। सर जिसको स्टार स्कीमा कहते हैं। और स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? स्नोफ्लेक स्कीमा है फैक्ट टेबल ये है, इसके साथ डायमेंशन टेबल और उसके साथ सब डायमेंशन टेबल। डायमेंशन की भी आ गई डायमेंशन। सर जी, कस्टमर और सिटी, फैक्ट टेबल के साथ कस्टमर और कस्टमर के साथ सिटी टेबल, ये सब डायमेंशन है। प्रोडक्ट और कैटेगरी, यार डायमेंशन की भी आगे डायमेंशन है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सब डायमेंशन। सब डायमेंशन, डायमेंशन और उसके साथ सब डायमेंशन, इसको कहते हैं। लो सर, स्नोफ्लेक स्कीमा में तो ये वाली बात होती है। इसमें खास बात क्या है? फैक्ट टेबल के साथ डायमेंशन। मिसाल के तौर पे सेल्स किस एम्प्लॉय ने की, किस डिपार्टमेंट का था। प्रोडक्ट सेल्स किस प्रोडक्ट की हुई, कौन सी कैटेगरी थी। ऑल पर की सेल हुई, आधे लीटर वाला था, लीटर वाला था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर सेल्स पंजाब में भी है, किस शहर में भी है, लाहौर में, सियालकोट में, शेखुपुरे में। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सब डायमेंशन है। यानी आप एक कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। पंजाब की टोटल सेल 3 अरब की है, उसके अंदर सूबे के अंदर शहर वाइज सेल है। ये क्या है? सब कैटेगरी है, सब डायमेंशन। सर इस तरह से डाटा सेव होता है स्नोफ्लेक में। अब जरा आगे आओ, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी के आपके आई कैप में ये तस्वीर नहीं बनी हुई और इस तस्वीर के बगैर ये समझ नहीं आनी थी। सर गैलेक्सी में फैक्ट टेबल होते हैं। गैलेक्सी में क्या होते हैं? फैक्ट टेबल आपस में मल्टीपल फैक्ट टेबल होते हैं, एक से ज्यादा फैक्ट टेबल होते हैं। और सर क्या कहा मैंने? गैलेक्सी में एक से ज्यादा फैक्ट टेबल होते हैं और उनके इर्द गिर्द क्या होते हैं? डायमेंशन टेबल होते हैं। इसके अंदर खास बात यह कि डुप्लीकेशन थोड़ी कम हो जाती है। स्टार में डुप्लीकेशन ज्यादा होती है, गैलेक्सी में डुप्लीकेशन कैसे कम हो जाती है? सर जी जो कॉमन डायमेंशंस हैं वो दोनों के साथ लग गई ना। पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं गैलेक्सी स्कीमा। गैलेक्सी स्कीमा सर जी 3 तरह के बताए। स्टार स्कीमा, सेंटर पे फैक्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं डायमेंशन। दूसरा क्या आ गया? स्नोफ्लेक, सेंटर में फैक्ट, उसके साथ डायमेंशन, उसके साथ सब डायमेंशन। समझ आ गया? तीसरा गैलेक्सी, फैक्ट टेबल 2 या 2 से ज्यादा और उसके साथ जुड़े हुए क्या है? डायमेंशन टेबल। इन तरीकों से डाटा आपके पास सेव हो जाता है। ये सारी बात मैंने आपको बता दी।
ये सारी बात मैंने आपको किसकी बताई है? चैप्टर 6 की। अब आखिरी बात रह गई, नॉर्मलाइजेशन। इसकी वीडियो शेयर कर दूं या जल्दी से पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? डन सर। सर डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या है सर जी? क्योंकि मैंने इसको ना डिटेल से पढ़ाना है, बच्चों को समझ नहीं आई होती, मैक्सिमम बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, उसको जरा ध्यान से पढ़ाता हूँ। दोनों कर देता हूँ, दोनों कर दूं? पोल डिमांड करते हैं जी, पोल डिमांड कर लीजिए, भाई ने कहा है। तो अब बताएं कितने लोग कहते हैं वीडियो शेयर करते हैं? वीडियो कितने मिनट की होगी? मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट की होगी। कितने लोग कहते हैं वीडियो शेयर करें? कितने लोग कहते हैं अभी बढ़ा दें? हैं? मैं कोशिश करता हूं 6 बजे तक क्लोज कर देते हैं और वीडियो भी शेयर कर देता हूं। दो मीरा जी लो सर। अच्छा मेरी बात सुनना, नॉर्मलाइजेशन है क्या? वो कहते हैं एक बात समझिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल ये ऐसे समझे कि जैसे आप अपने दोस्तों की, फ्रेंड की लिस्ट बना रहे हैं और उसका फोन नंबर भी लिख रहे हैं और उनको जो गेम पसंद है वो भी लिख रहे हैं और उनका एड्रेस भी लिख रहे हैं, मुख्तलिफ पेजेस में मुख्तलिफ चीज़ों की लिस्ट बना रहे हैं। अब जब आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा तो मसला ये होगा कि हर जगह पर जहाँ जहाँ पर आपने उस दोस्त का फ़ोन नंबर उसका चेंज हुआ है, अब आपने हर जगह पर जहाँ जहाँ पर वो दोस्त का फ़ोन नंबर गलत है उसको अपडेट करना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझना। आपने सारे दोस्तों की लिस्ट बना के सबके फ़ोन नंबर, उनकी पर जो फेवरेट गेम्स हैं उसको लिस्ट किया है और फिर उसके बाद अब जब उसका फ़ोन नंबर अपडेट हुआ है तो आपने पूरी जगह पर, पूरे डाटे में जहाँ जहाँ पर उसका फ़ोन नंबर है सबको भी अपडेट करना है। समझ आ रहा है? ये चैलेंज है कि बाज़ औक़ात ये करना क्या हो सकता है, अब जब आपको हर जगह जहां जहां लिखा था वहां वहां इसको चेंज करना पड़ेगा और आपने इस लिस्ट को नीट और ऑर्गेनाइज भी रखना है। ये मसला है। फॉर एग्जांपल इसके लिए फिर आता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो कहता है भाईजान एक ही जगह पर डाटा को रखा हो, कोई रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए और इजी टू अपडेट भी हो। इसीलिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन असल में क्या है, मेक द डाटा नीट, कंसिस्टेंट, इजी टू अपडेट और रेपिटिशन भी ना हो। अगर सिर्फ नॉर्मलाइज ही लिखा हो तो हमेशा यही समझना कि रेपिटिशन की बात हो रही है, सिर्फ वैसे ही कहीं पर उसके अलावा अगर टॉपिक के अंदर घुसे हो तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसका मतलब है इजी टू अपडेट, रेपिटिशन भी ना हो और क्या रहे, डाटा क्लीन और कंसिस्टेंट रहे। सर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन असल में क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी। रेपिटेशन क्या किया, खत्म किया और इंश्योर क्या किया, डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर किया। तो भैया दो बातें हैं, रेपिटेशन खत्म करो, दूसरा विदाउट नॉर्मलाइजेशन अपडेट करें, इंसर्ट करें, डिलीट करें डाटा को। जी वो कहता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन अपडेटिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग डाटा कैन लीड टू एरर। ऐसा हो सकता है ना सर, पता है क्या ऑर्फन रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, ऐसा रिकॉर्ड जिसका कोई होता पता ही नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 डायरियां थी, मैंने एक डायरी में तो भाई आपका फोन नंबर अपडेट कर दिया, एक दूसरी डायरी है वहां पर मैं आपका फोन नंबर अपडेट करना भूल गया। वो ऑर्फन रिकॉर्ड है जो अपडेट ही नहीं हो रहा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
ये ऑर्फन रिकॉर्ड और इनकंसिस्टेंट वैल्यू, वहां पर डाटा अपडेट ही नहीं हुआ। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैंने आपके टेस्ट के लिए तो डाटा अपडेट कर दिया है, लेकिन आपको अगली क्लास के लिए जो मार्केटिंग का डाटा था वहां पर अपडेट ही नहीं किया, आपको मैसेज ही नहीं आया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड, जो जिसका ताल्लुक टूट जाता है ना, जो कड़ी से निकल जाता है बाहर, वो ऑर्फन रिकॉर्ड हो जाता है। सर नॉर्मलाइजेशन का मतलब है डाटा डुप्लीकेशन ना हो और डाटा को ऐड डिलीट करना मुश्किल ना हो, उसमें गलतियां ना हो। 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो अप्लाई होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बात करता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बात करता है? सर जी गोल की बात करने लगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बात करता है रिपीटिंग ग्रुप, एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम नहीं आनी चाहिए। मुख्तसर क्या मतलब? एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम्स नहीं आनी चाहिए। एग्जांपल लीजिए, अली की फेवरेट गेम है क्रिकेट और फुटबॉल, एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम है, इसका मतलब है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्या है? वायलेशन है। क्या होना चाहिए? टेबल इस तरह से होना चाहिए। समझ गए? मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर ये बात खत्म हो गई। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो यही बात थी, एक में एक से ज्यादा आइटम नहीं आना चाहिए। ये देखो एक और टेबल आपकी किताब का टेबल है। सर आपकी किताब का टेबल है, ये देखें प्रोडक्ट ऑर्डर 3 है, गलत है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अगेंस्ट है। क्या करना चाहिए? एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम नहीं आनी चाहिए। ये बात तो आपको समझ आ गई, इसमें तो कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है। अगली बात सीरियस है, जरा इसको समझिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सर जी आपको पता है एक होता है प्राइमरी की और एक होता है नॉन प्राइमरी की। वो रिकॉर्ड का वो एट्रीब्यूट जो यूनिक हो, रिपीट भी ना हो और नल भी ना हो, उसको कहते हैं प्राइमरी की। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। अच्छा नॉन प्राइमरी की वो जो प्राइमरी की नहीं है, खत्म हो गई बात। वो कहता है सारे नॉन प्राइमरी की किस पे डिपेंडेंट होने चाहिए? प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। जरा एग्जांपल लीजिए, यू हैव अ बिग टेबल इन योर नोटबुक लाइक दिस। अब ध्यान से बात को पिक करना। यहां पर देखो सबसे पहली बात है टेबल में, टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। कोई एक ऐसा कॉलम तो नहीं जिसमें 2 आइटम हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है अच्छा सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? ये स्टूडेंट आईडी है, ये सब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट नेम है, ये मार्क्स है। इसमें प्राइमरी की कौन सी है? स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। सर ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो वो प्राइमरी की नहीं हो सकता, तो फिर प्राइमरी की क्या होगी? सर जी क्या मार्क्स किसी बंदे की, बच्चे की शिनाख्त हो सकते हैं? सर जी अब मेरी बात सुनो। वो कहता है भाई आपकी अब प्राइमरी की, अगर हमारी प्राइमरी की इस तरह नहीं बन रही तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपोजिट प्राइमरी की लानी पड़ेगी। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है? ऐसी प्राइमरी की जो 2 एट्रीब्यूट को मिलाकर बनाई जाए। जैसे यहां पर 1 मैथ, 1 इंग्लिश, 2 मैथ, 2 इंग्लिश। अब ये यूनिक हो गई है, रेपिटेशन तो नहीं हो रही, यूनिक भी है, कोई नल भी नहीं है। लो सर इसका मतलब है ये कंपोजिट प्राइमरी की है जो हमने खुद बनाई है इन दोनों चीजों को मिला के। अब मेरी बात समझना,
वो कहता है प्राइमरी की खसूसियत क्या होती है, नॉन प्राइमरी कीज प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होती हैं। अब मेरी बात सुनो, मार्क्स किस पे डिपेंडेंट है, मार्क्स डिपेंडेंट है स्टूडेंट पर और मार्क्स डिपेंडेंट है सब्जेक्ट पर, यस और नो। यानी मार्क्स दो चीजों पे डिपेंडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर। ये मार्क्स जो है ये पूरे का पूरा फुली डिपेंडेंट है कंपोजिट प्राइमरी की पर, चूंकि कंपोजिट प्राइमरी की स्टूडेंट और मार्क्स की बेस पर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट की बेस पर ही है। अब अगली बात ध्यान से सुनना, मैं कलर बदलने लगा हूं एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए। सर जी स्टूडेंट नेम जो है, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, यस यार स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम निकाल लेंगे ना। क्या 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 स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है, नो। सर यहां पर रुककर आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, छोड़ दें इधर उधर की बातें, सिर्फ इस चीज को समझें, ये सिंपल लॉजिक है, इस चीज को समझें। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ये जो चीज बनी है ना, ये प्राइमरी की है, ये यूनिक है। नॉन प्राइमरी की को प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ये बात पढ़ी है। फुली, फुली का मतलब है प्राइमरी की के दोनों पहलुओं पर डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी नॉन प्राइमरी की को स्टूडेंट आईडी पर भी डिपेंडेंट होना चाहिए और सब्जेक्ट पर भी डिपेंडेंट होना चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये स्टूडेंट के मार्क्स है तो स्टूडेंट आईडी पर भी डिपेंडेंट है, ये सब्जेक्ट के मार्क्स है तो सब्जेक्ट पर भी डिपेंडेंट है। यानी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये इन दोनों चीजों पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब है फुली डिपेंडेंट है, हमारी शर्त पूरी हो गई। लेकिन जो स्टूडेंट नेम है ये स्टूडेंट आईडी पर तो डिपेंड, यार आपका नाम ढूंढने के लिए मैं सब्जेक्ट ढूंढूंगा, स्टूडेंट नेम, आपका नाम ढूंढने के लिए मैं आपका सीआरएन पूछा, सीआरएन से आपका नाम निकाल लूंगा, यस और नो, निकाल लूंगा। यानी आपका नाम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है। लेकिन क्या मैं आपका नाम ढूंढने के लिए डीएसआर की लिस्ट खोलूं? वो तो भाई डीएसआर में तो 1200-1400 नाम है, तो किसका नाम देखूंगा? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पर तो डिपेंडेंट है लेकिन सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसका मतलब है कि ये कौन सी डिपेंडेंस है, ये पार्शियल डिपेंडेंस है और ये फुल डिपेंडेंस नहीं है। इसी को ही वो कहता है, इसी को ही वो कहता है मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट पर, यस। स्टूडेंट नेम डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पर लेकिन सब्जेक्ट पर नहीं कर रहा, यही पार्शियल डिपेंडेंसी है। और वो कहता है भैया सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो होती ही वो है जो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट किस पर डिपेंडेंट हो, नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर डिपेंडेंट हो, फुली वाले। और सर समझ आ रहा है? एक एग्जांपल और लो, मुझे पता है 40% से ज्यादा समझ नहीं आया जिसने पहली बार समझा। एक एग्जांपल और लो, एग्जांपल भी दूसरी दूंगा ताकि बात बन जाए। अच्छा जरा इसको, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन क्या है। आगे आओ जरा, एक एग्जांपल किताब वाली देने लगो भाई, जो किताब से प्यार करते हैं। सर जी अब मेरी बात सुनना, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट ऑर्डर है, कस्टमर एड्रेस है। अब यहां पर प्राइमरी की क्या है? ऑर्डर आईडी तो प्राइमरी की नहीं हो सकती, रेपिटिशन है। ऑर्डर आईडी तो प्राइमरी की नहीं हो सकती, तो प्राइमरी की क्या होगी? सर जी यहां पर
सर जी प्राइमरी की वो है। अब प्रोडक्ट ऑर्डर क्या ऑर्डर की प्राइमरी की हो सकती है? नहीं हो सकती सर, वो ऑर्डर की शिनाख्त प्रोडक्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकती। सर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कंपोजिट प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। कंपोजिट प्राइमरी की क्या है, आप ऑर्डर आईडी भी लें और उसके साथ प्रोडक्ट ऑर्डर भी लें। 1 लैपटॉप, 1 माउस, 2 मॉनिटर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज, अब चूंकि प्राइमरी की सादी नहीं बन रही थी तो मैं कौन सी प्राइमरी की बनानी पड़ी? सर मेरे साथ आ गए हो? अब कंपोजिट प्राइमरी की का मसला क्या होता है, ये जो नॉन प्राइमरी कीज है, ये जो नॉन प्राइमरी कीज है, ये किस पर डिपेंडेंट होने चाहिए? प्राइमरी की पर। फुली 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 100% डिपेंडेंट होनी चाहिए। प्राइमरी की के एक पहलू पे डिपेंडेंट हो, दूसरी पे डिपेंडेंट हो, इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ये नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब आप मेरा पॉइंट समझो। प्रोडक्ट ऑर्डर तो प्राइमरी की है ना, ये नॉन प्राइमरी की। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम क्या ये ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है? यस। कस्टमर नेम क्या प्रोडक्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंट है? वो कैसे डिपेंडेंट है यार? प्रोडक्ट ऑर्डर की बेस पर हम कस्टमर नेम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हाँ, प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी पे से हम कस्टमर नेम निकाल सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? वो कह ये रहा है कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है लेकिन प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। आ जाओ कस्टमर एड्रेस। कस्टमर एड्रेस ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है? यस, निकाल सकते हैं ना ऑर्डर आईडी, ऑर्डर से कस्टमर एड्रेस। लेकिन क्या कस्टमर एड्रेस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है? ये दोनों पार्शियल डिपेंडेंसी है। एक हिस्से पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे हिस्से पर डिपेंड नहीं कर रहा। सर ये देखिएगा, हेयर ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी फॉर्म अ कंपोजिट प्राइमरी की, लेकिन कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस डिपेंड ओनली ऑन आईडी, नॉट प्रोडक्ट ऑर्डर्ड। इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या पार्शियल डिपेंडेंसी की समझ आई है क्या है? जब, अब आमतौर पे ये होता तब है जब कंपोजिट प्राइमरी की होती है और नॉन प्राइमरी की किसी एक पहलू पे डिपेंड कर रही होती है और दूसरे पहलू पे डिपेंड नहीं कर रही होती, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। और पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। अब हमें इसको पार्शियल को फुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? अभी थर्ड की तरफ, अभी इसका हल नहीं निकालना, इसका हल निकालते हैं। सर हमें 2 टेबल बनाने पड़ेंगे। एक टेबल पर क्या किया, ऑर्डर आईडी पकड़ा और प्रोडक्ट ऑर्डर पकड़ ली। दूसरे टेबल पे क्या किया, ऑर्डर आईडी पकड़ा, कस्टमर नेम पकड़ा, कस्टमर। अब आप देख लो, नॉन प्राइमरी की किस पर डिपेंड कर रहे हैं? फुली प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर कंपोजिट प्राइमरी की बनाने की, मतलब केस 2 में कंपोजिट प्राइमरी की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कस्टमर टेबल पे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर बात यहां पर खत्म हुई। आ जाओ, वही एग्जांपल जो भी पहले कराई थी उसको भी मैं क्रैक करता हूं। सर जी उसने कहा ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखो, उसने कहा हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में पार्शियल वो थी, उसने 2 टेबल बना ली। एक टेबल पे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी लिखा, दूसरे टेबल पे स्टूडेंट आईडी लिखा, सब्जेक्ट लिखा, मार्क्स लिखे। यहां पर नॉन प्राइमरी जो है वो, सर जी यहां पर 100% डिपेंडेंस है। सर इस केस में, अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा इसको बात को खोल देता हूं। सर जी यहां पर प्राइमरी की क्या बनेगी, कंपोजिट बनेगी सर। 1 मैथ, 1 इंग्लिश, 2 मैथ, 2 इंग्लिश। सब्जेक्ट किस पर डिपेंडेंट है? अच्छा ये तो खुद प्राइमरी की है ना, ये भी प्राइमरी की है,
अब इसकी बात कर लेते हैं, ये इन दोनों पे डिपेंडेंट हुई थी बात। सर यहां पर इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब गौर करो, इस टेबल में जो मार्क्स हैं वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट पे भी और सब्जेक्ट पर भी। और ऊपर जो स्टूडेंट नेम है वो सिर्फ उसने देखा दो टेबलों को अलग-अलग कर दिया। हमारी भी तो यही बहस थी कि स्टूडेंट नेम किस पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है और सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा ही था ना, उसने स्टूडेंट नेम का अलग टेबल बना दिया और बाकी दूसरा टेबल अलग बना दिया। इसी तरह यहां पर भी देखो, इसी तरह यहां पर भी देखो, हम क्या कह रहे थे यार, मैं मिटाया तो सारा ही मिट जाएगा। सर जी हम क्या कह रहे थे यहां पे, हम कह रहे थे जो कस्टमर नेम है वो किस पर डिपेंडेंट है, जो कस्टमर नेम है वो ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, यही कह रहे थे। जो कस्टमर एड्रेस है वो ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है। यार बात समझ आ रही है? अच्छा, इस चीज को देखने के लिए हमने क्या किया था, इस चीज को देखने के लिए हमने फिर अब हमने टेबल बनाया। कौन सा टेबल बनाया भैया? जब आपका कस्टमर नेम किस पर डिपेंडेंट है, सिर्फ इस पर, तो इसका टेबल अलग कर दो। अब आप गौर करो, अब आप गौर करो, कस्टमर नेम किस पर डिपेंडेंट है? ऑर्डर आईडी पे। और कस्टमर एड्रेस किस पर डिपेंडेंट है? ऑर्डर आईडी पे। तो आपने बुनियादी तौर पे यहां पर वो वाली मुसीबत खत्म कर ली, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अब जो प्राइमरी की है उस पर क्या डिपेंडेंसी है? फुल डिपेंडेंसी। वो पॉइंट समझ आ रहा है सर? समझ होगी? चलूं आगे सर? सर जी एक बार आप ये एग्जांपल दोबारा पढ़िएगा, फिर मैं फिर भी इसकी वीडियो शेयर करूंगा क्योंकि ये आपको दोबारा देखना पड़ेगा। सर थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? ट्रांजिटिव। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। सर मेरी बात सुनना, स्टूडेंट आईडी था 1 2, स्टूडेंट नेम था अली सारा, सिटी था कराची, पोस्टल कोड था, अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो सर जी, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, सिटी किस पर डिपेंडेंट है? सिटी किस पर डिपेंडेंट है? स्टूडेंट। पोस्टल कोड किस पे डिपेंडेंट है? सर पोस्टल कोड सिटी पे डिपेंडेंट होता है। वो कहते हैं नॉन प्राइमरी की प्राइमरी की पर डिपेंड करेगा, नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इसको कहते हैं नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होगा। अब आप देखो जो पोस्टल कोड है वो सिटी के मुताबिक लगना है या स्टूडेंट के मुताबिक लगना है? सिटी के मुताबिक लगना है। तो भैया नॉन प्राइमरी की किस पर डिपेंडेंट हुआ? नॉन प्राइमरी की किस पर डिपेंडेंट हुआ? नॉन प्राइमरी की पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि किस पर डिपेंडेंट होगा? प्राइमरी की पर डिपेंडेंट। बस ये इतनी सी बात है। अब उसने क्या किया है? इस टेबल को तोड़ दिया। एक टेबल में 1 2 3 ये तीनों चीजें रखी हैं और दूसरे टेबल पे ये इस पर डिपेंडेंट था ना, तो उसने इसका टेबल बना दिया। बस इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये जो नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होता है इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो कहता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एक टेबल में जितने एट्रीब्यूट्स भी हो वो सारे के सारे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो। सर आपकी किताब की एग्जांपल लूं और आज की बात खत्म करूं। सर जी देखो, ऑर्डर आईडी ये प्राइमरी की है, कस्टमर नेम ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, यस और नो? यस। कस्टमर एड्रेस ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, यस और नो? कस्टमर सिटी ये एड्रेस पे डिपेंडेंट है। यानी नॉन प्राइमरी की जो है वो नॉन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है ये
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जिसको ख़त्म करना है हमने। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वॉयलेशन है। कैसे ख़त्म करेंगे? लो सर, इसने इस तीन को भी एक टेबल बना के बाद में इन दोनों को टेबल बना सकते हो। उसने ऐसे 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 किया, उसने एक एड्रेस आईडी बना दी और एड्रेस आईडी के साथ ये दो टेबल जोड़ दी। और सर समझ आ गया? उसने बताया वॉयलेशन क्या है और उसने बताया कि इसका हल क्या है। लो सर, चैप्टर नंबर, अब एक आखिरी जुमला पता है क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से एक ही कॉलम में एक से ज्यादा चीजें नहीं आती, यही है। इससे होता है कीप इट सिंपल। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती है। और सर समझ आ गया? लो सर, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। कल के हवाले से कल हम क्लास नहीं करते, ये वाली जो कंट्रोल वाली क्लास है ये शिफ्ट कर देंगे हम अगली संडे को। मंडे से हम अपना सिस्टम वाला सारा शुरू करते हैं और ये वाली जो क्लास है कंट्रोल वाली, चैप्टर 15 है, मेरे जेहन में है। इंशाल्लाह इसको हम करेंगे अगली संडे को, कवर कर लेंगे। मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियत है, कुछ इस्लामाबाद से गेस्ट आए हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब क्या प्लान बना है? कल क्लास नहीं है, संडे का ऑफ है। हाँ, अगली संडे ऑन करा के मैं आपको चैप्टर 15 करवा दूंगा इंशाल्लाह, दिक्कत नहीं होगी। सर डन हो गया? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।